जोहार। आज जिस कहानी को, जिस शख्स को आपसे हम मिलाने वाले हैं, वो काफ़ी आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा मैसेज देने वाला है। आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने वाले हैं आप। हम इस वीडियो में जिस फ्रेम में, जिस स्क्रीन में आप जो चेहरे देख रहे हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ये उषा देवी है, वर्तमान में जिला परिषद है और कितने संघर्ष के बाद आज इस क्षेत्र में काम कर रही है, क्षेत्र में टिकी हुई है। आप उनके जीवनी को हम बताने के लिए इनके पास आए हैं, इनके घर आए हैं। इनका कहानी हम इन्हीं के मुख से सुनेंगे। वर्तमान में अभी ये भले ही राजनीति में है, लेकिन इनके पीछे दौड़ कर अगर देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हैं। हर स्त्री, हर महिला की कहानी होती है। वो गृहिणी रहती है, बचपन में पढ़ने लिखने जाती है, उनकी एक अलग दुनिया होती है। तो उसी तरह उषा देवी की भी एक कहानी है। उस कहानी को, उस पहलू को देखने समझने के लिए हम लोग आए हैं। सबसे पहले तो मैडम, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार है आपका। जोहार, आपके व्यूअर्स को भी जोहार। सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका जर्नी कैसा रहता है, कहाँ आप जन्म लेते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं। आपका लाइफ स्टाइल उस समय का कैसा रहता है, अभी का लाइफ स्टाइल और उस समय का लाइफ स्टाइल में क्या कुछ अलग रहता है, कहाँ जन्म लेते हैं, वो बताइएगा आप। मेरी जीवनी जो लोग अभी देख रहे हैं उससे बहुत ही डिफरेंट और अलग थी। मेरी जीवनी अभी सो मुझे चाक चौबंद की दृष्टि से देखते हैं कि ये बड़े घर की बहू है, 4 व्हीलर में घूमती है। लेकिन मेरे बचपन से अगर मेरी आप कहानी सुनिएगा ना, मेरी जो जीवन रहा है वो वाकई में मैं वो सब अभी सोचती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैं एक छोटे से परिवार में जन्म लेती हूँ। सिंदरी विधानसभा के अंतर्गत ही मेरा मायका हो गया मनोहरटांड बस्ती, सिंदरी विधानसभा जो कि सिंदरी जो मार्केट है उसके आगे। तो वहाँ एक परिवार में मैं सबसे छोटी बेटी, 4 भाई बहन में मैं सबसे छोटी हूँ। वहाँ का मेरा परिवार का लाड प्यार, और मतलब मुझे कुछ भी बाहर जाने की नौबत ही नहीं आई थी कि मैं घर में से कहीं बाहर जाऊं। जहाँ भी जाती थी मैं अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती रहती थी, हर जगह जाती थी, माँ के साथ जाती थी। और एक चीज है, मैं अपने पापा से और मेरे 2 बड़े भैया, उन लोगों से डर बहुत था। घर से बाहर जहाँ से हम लोग निकलते थे, देखते थे कि पापा या भैया घर में आने वाले, हम लोग झट से घर घुस जाते थे। मैंने इतना एक भय था। भय नहीं, उन लोगों ने इस तरह हमें लालन पालन किया था कि जिस तरह की घटनाएं हो रही है, एक था हाँ डर, वो हमें प्रोटेक्ट करते थे। वो डर की वजह से आज मैं देखिए अपने आप को बहुत ही ये करके रखी हूँ। और ये डर आजकल के देखिएगा कि भाई बहन बच्चों में वो डर ही नहीं है। जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, वातावरण देख रहे हैं, हाँ आप फ्रैंकली बनिए अपने परिवार से, माता पिता से, लेकिन वो जो भय होना चाहिए वो नहीं है बच्चों में। तो उस माहौल में मैं छोटे से परिवार में, गांव के स्कूल में, जो भावठान हमारे पड़ोस में ही है, वहाँ पे गांव के स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में 5 क्लास तक पढ़ी। उसके बाद एफसीआई प्रबंधन का एक स्कूल था, राजेंद्र पब्लिक स्कूल, वहां से हमने पास आउट किया बोर्ड 10 तक। उसके बाद सिंदरी कॉलेज सिंदरी में एडमिशन कराया गया मेरा। मेरे पापा सिंदरी कॉलेज सिंदरी के क्लर्क रह चुके हैं। तो और एक वो मतलब सामाजिक आदमी है, जो मेरे पिताजी का नाम है अनिल कुमार महतो, जो अभी उनको अनिल पुनरियार के नाम से जानते हैं। और एक कुड़माली नेगाचारी के एक पंडित बोला जाए तो, और उन्हीं के दिशा निर्देश से वहाँ के सिंदरी के जो गरीब बच्चे बच्चियां थी वो पढ़ नहीं पाते थे। मेरे पिताजी कॉलेज में क्लर्क रहने के बावजूद वो सारे बच्चियों को अपने दम पर वो पढ़ाते थे, फीस माफ करवा देते थे। मैंने मेरे पिताजी शुरू से सामाजिक रूप से सभी का बहुत मदद करते थे। और अब कुड़माली का बोले तो पढ़ाई मेरे पिताजी ने सिंदरी कॉलेज में शुरुआत की थी। वहाँ तो बोला जाए कि जो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा था, हम लोग छोटे थे। मेरे बड़े भैया के जो बैच के थे वो लोग कुछ 6-7 ही स्टूडेंट थे, जो कि मेरे पिताजी ने वहाँ कुड़माली के लिए बोला कि हाँ हमारी भाषा है, पढ़ाना चाहिए। तो वहाँ का टीचर्स नहीं था। तो बात यह है कि टीचर्स बनकर मेरे पिताजी ने कुड़माली सब्जेक्ट को, भाषा को प्रोत्साहन दिया, और सभी ने, वहाँ के प्रिंसिपल जो थे उन्होंने सहयोग किया, और बहुत अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट हुआ। जो कि ये राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से मान्यता नहीं थी, लेकिन संस्कृति के नाम पे बचाने के लिए कुड़माली भाषा को उन्होंने प्रोजेक्ट दिया और वहाँ पे जगह दिया, और इसी तरह से सिलसिला बढ़ता गया। और हर जगह आप रोकना चाहेंगे मैडम कि उस समय का दौर, जब आप मतलब एक घर की बेटी हुआ करते थे, पढ़ाई लिखा हुआ करते थे, आपको उस समय भविष्य में सोचे भी नहीं थे कि हम जिला परिषद बनेंगे, एक जनप्रतिनिधि बनेंगे, लोगों का समस्याओं सुनेंगे,
लेकिन हर एक बेटी घर की कहानी होती है कि शादी ब्याह होगा तो घर गृहस्थी संभालेंगे, अपने पति बाल बच्चों को देखेंगे। अभी का उस समय का दौर और अभी का दौर में क्या अंतर देख रहे हैं? आपके पति आर्मी में रह चुके हैं, एमबीआई ऑफिसर रह चुके हैं। कभी बचपन में ऐसा सोचे थे कि हमको इस तरह का लाइफ स्टाइल उस समय शादी के बाद इस तरह का देखने को मिलेगा? कभी सोचे थे ऐसा? नहीं, इस तरह का हम लोगों ने कभी नहीं सोचा। मेरे पापा की उस टाइम की सैलरी आपको बता दूं 500 रुपए थी मंथली। मंथली 500? मंथली 500 रुपए थी। मेरे शादी के 5 साल पहले उनका पेमेंट बढ़ा था। ये कब का घटना बता रहे हैं? ये मेरे शादी हो गई है 2005 में। उस टाइम मेरे पिताजी रिटायर्ड होने वाले थे, तो उस समय की मैं घटना बता रही हूँ। उस समय महीना में 500? जी 500। और वो भी मेरे पिताजी को नौकरी ऐसे नहीं मिली थी। वो जब व्यवसाय की जो फैक्ट्री थी जो बन रही थी उस टाइम, वो क्वार्टर जो बन रहे थे, क्वार्टर में वहाँ पे माली का काम करते थे, घास उस काटते थे। तो जो साहब लोग वहाँ पे क्वार्टर में रहते थे, तो साहब लोग को किसी तरह बताया कि हम लोग के यहाँ पे जमीन गई है। तो मेरे पिताजी उस समय बोर्ड पास किए हुए थे, तो बोले कि आप कितने पढ़े लिखे हो? तो उन्होंने बताया कि मैंने बोर्ड पास किया। बोले ठीक है, आपको देखते हैं। तो पैरवी के तौर पर किसी तरह उनको सिंदरी कॉलेज सिंदरी में कलर की नौकरी दिया जाता है, तो उसी से मतलब करते रहते हैं। इतना आमदनी उस समय जी कम और आपको बहुत। पढ़ना लिखना है। मेरी माँ जो है खेती बाड़ी हम लोग करते थे। मेरे पिताजी कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। और मेरी माँ बता दूं कोयला लाती थी, पहाड़ी गोड़ा जो बोलते हैं, जो कोयला का क्षेत्र है। मेरी चाची दादी नानी गोईठा कोयला गोबर माने ये सब सारा वो काम जैसे हम की लोग है, धनबाद में देख पाते हैं बेचती टोकरी थी। से कोयला जी लाते, जी उस तरह जी मम्मी आपके वो लाती थी? सब। हाँ, और मैं छोटी थी, मुझे देख के मैंने अजीब लगता था। और मेरी दीदी भी उसमें साथ देती थी, मेरे भाई बहन सभी साथ देते थे। मेरी स्थिति हम लोग की मिडिल क्लास से भी बहुत ही स्थिति खराब थी। मेरे पिताजी का भाग्य था कि सौभाग्य था कि वो कॉलेज में जुड़े, तब जाके हम लोग चारों भाई बहन कॉलेज की डिग्री ले सके, मतलब नहीं मम्मी तो कोयला शायद लाने ही हम जाते थे लोग शायद कॉलेज तक जा और पाते। दीदी भी कोयला लाने जाते थे? जी दीदी भी साथ देती थी, वो भी पढ़ती थी, दीदी भी साथ देती थी। मैं ही छोटी घर की मतलब ऐसा कभी लाडली दिन बोल के। आपको आपको आया था कि आप भी चलिए थोड़ा-सा मम्मी को मदद कर दें, ऐसा हाँ, कभी मैं आप भी जाती गए थी। थे? हाँ, मैं जाती थी, शौक से जाती थी, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। मैं उस टाइम काफ़ी छोटी थी, तो मेरी दीदी भी डाँटती थी कि इसको माँ जहाँ जाती है, इसको साथ में लेके जाती है। एक भाई-बहन में जो नोक-झोंक होता है, तो इस तरह मतलब मेरी माँ जहाँ जाती, माँ के पीछे-पीछे मैं घूमती रहती थी। तो एक भाई-बहन का मतलब ये था, लेकिन हम लोग जहाँ भी रहते थे, बहुत से मतलब मिडिल क्लास और बहुत ही गरीब परिवार से। अभी कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप ये सब तो ये बना हम के लोग बोल आप रहे हैं। बात कर रहे हैं, हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा। आप इस तरह से जैसे बता रहे हैं कि कोयला लाती थी मम्मी, हम भी लाने जाते थे, दीदी लाने जाती थी। 500 रुपया का आमदनी है। कोई जी। बोले, कोई देखेगा दर्शक तो सोचेगा ये बना बनाया कहानी बता रहे हैं। उषा जी अभी बन गए हैं, पहुंच गए हैं, जिला परिषद बन गए, इसलिए कहानी को रच रहे हैं। आप कभी मेरे पिताजी के पास ज़रूर पहुँचिएगा। मेरे पिताजी सारी बातें आपको बारीकी से बताएँगे कि क्या हुआ था मेरी लाइफ में। हमारी जो ज़मीनें गई थी, मैं आपका बता दूँ सिंदरी फैक्ट्री में हमारी ज़मीन गई थी। हम लोग 3 पीढ़ी इधर-उधर भटके हैं। पहले जो मनोटर जो फिलहाल अभी मेरा मायका है, वो हम लोग खरीदा हुआ ज़मीन है। हमारी ज़मीन जो टासरा जो लेक है, वहाँ पे हमारी ज़मीन थी, खाली अभी भी पड़ी हुई है। उसके लिए हम लोग का केस भी चल रहा है कोर्ट में, जो खाली ज़मीन है उसको वापस लेने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी मतलब मेरे वहाँ पे घटना घटी है। और जब यहाँ मेरा रिश्ता जुड़ा, मैं बता दूँ ये मेरा रिश्ता पहला रिश्ता था। तो पहला रिश्ता में ही आशीष माथुर पहला जी से रिश्ता आपका भी शादी? इनके साथ नहीं जुड़ा था इस घर से, मैं बता दूं। आप वो जो तस्वीर देख रहे हैं मेरे बड़े भैया जो बीएसएफ में, जो मेरे जी, जी। भैंसुर इस घर के कहलाएंगे, उनके साथ किसी इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड मुझे अपने मैंने भैया के लिए देखने गए थे। तो ये उस टाइम आर्मी में थे और मेरा पहला रिश्ता, मुझे भी नहीं पता कि देखने क्या आते हैं क्या करते हैं। मेरे पिताजी, मैं सोई हुई थी, मैं उस टाइम इंटर की स्टूडेंट थी सिंदरी कॉलेज से। तो मेरे पिताजी ने कहा चाय लेके आप जाइए, तो मैं गई, बस सोई हुई थी ऐसे आंख मचोड़ के। तो इन्होंने भी बाद में पता चला कि इन लोगों का कहना था इनका कि नहीं कम एज है और इंटर में पढ़ती है, जबकि बीएसएफ में थे मेरे बड़े भैया, तो उनका क्वालिफिकेशन ज्यादा था और एज भी मेरा कम था उनका ज्यादा था। उस टाइम मतलब शांत हो गया। उसके बाद पता चला कि इनका किसी तरह एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ जो हवाई पट्टी रोड है वहाँ पे। फिर मैंने हम लोग को भी सुन के शौक लगा कि वही रिश्ता हमारे साथ आ रहा है, उनके साथ ऐसा हुआ। फिर अचानक 1 साल बाद इसी घर से रिश्ता इनके लिए जाता है। इत्तेफाक देखिए, हमें पता भी नहीं है कि वही जो मुझे देखने आए थे अपने बड़े भैया के लिए, वो आ रहे हैं।
तो मैंने बाद में कब पता चला हमें कि वही घर का है, जब ये शादी करके ने के लिए घर घुसे और जब बाद में पता चला कि ये घर का रिश्ता एक बार आ चुका है और ये जब मुझे पहली बार देखते हैं, मैं उनको पहली बार देखती हूँ, तब बातों-बातों में याद आता कि यही आप देखने गए थे। इस घर का तो मंझला बेटा है आपका आशीष जी। जी, तो उस समय तो वो बड़े बेटे थे जो जी। डेथ कर गए, जिनका कहानी आप बता रहे हैं, जो देखने आए थे। ये भगवान की पता नहीं ये लिखा हुआ था कि इसी घर में मुझे आना है। तो पता नहीं अब भगवान के ऊपर से बोलते हैं कि रिश्ता जुड़ा हुआ होता है और इसी तरह इस घर में मैं आई और ये मेरा पहला रिश्ता था और उसी घर से फिर इनके साथ मेरा रिश्ता कैसा जुड़ा। बाद में लाइफ़स्टाइल पता चला कि उसी घर में मेरा रिश्ता जुड़ रहा है। कैसा लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया? उस समय का दौर अब वही तुरंत 5 मिनट में सोच के देखिए कि उस समय का दौर कैसा था? एक गरीब घर में जन्मे, मेहनत किए, पढ़ाई-लिखाई किए और अचानक मतलब घर गृहस्थी सँभाल के बाल-बच्चों को देखकर परिवार को भी देखना है, राजनीति भी करना है। वो दौर को कैसे देख रहे हैं? इस घर में मैं जब आई, ये घर भी बहुत संपन्न परिवार नहीं था, मैं बता दूं। ये जब मैं घर आई थी, ये घर भी आधा अधूरा बना हुआ था, मतलब प्लास्टर हो गया था और अचानक जल्दी जल्दी काम फिनिश करके शादी हुई थी नवंबर के महीने में 2005 में। तो उस टाइम ये भी आर्मी में थे और बड़े भैया तो एक्सपायर हो चुके थे, मैं उनको देखी भी नहीं। तो जब शादी हुई थी मैं उनको नहीं देखी और मेरी जो सास थी वो भी मतलब एक बड़ा बेटा, जवान बेटा घर का कोई खो देता है तो माँ का आप जान ही रहे हैं कि क्या बीतती है। तो जल्दबाजी में मतलब शादी हुआ था इनका, बिना कोई धूम-धाम से एकदम सिंपल तरीके से शादी हुआ था। जी। कोई डीजे ना कोई गाना ना बजाना कुछ नहीं, बस जो ढाक ढोल होता है पारंपरिक तरीके से उसी रीति-रिवाज से हुआ था, ना कोई कैमरा फोटोशूट, बट मेरे उधर से कैमरा फोटोशूट हुआ था। तो यहाँ पे फिर एक मट्टी का घर भी था मेरे यहाँ पे, जो कि मैं लीपा-पोती भी करती थी। मेरी सास वो सब सिखाई, झुड़ी से खाना पकाना, वो सारी चीज़ें करती थी। फिर ये छुट्टी चले जाते थे तो मतलब इस घर में मुझे मेरे देवर हो, मेरी सास हो, मेरे ससुर, कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। वो हमेशा मुझे हँसाते ही रहते थे। मैं इतना मतलब अपने आप को एडजस्ट यहाँ कर पाई, हँसती रहती थी। तो कभी-कभी ये भी मेरे हस्बैंड जो चिढ़ जाए, "इतना क्यों हँसती हो?" तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाती थी। मैं हँसमुख होके मतलब मेरी जो सास थी वो हमेशा डिप्रेशन में रहती थी। जो बड़े भैया इस तरह डेथ हुआ था तो हम लोग चाहते थे वो खुश रहे और हम ही बाकी सब। एक होता है, आपको सुनने में और अबाक लगेगा, सास-पुतोह कभी साथ में सोते नहीं थे। ये जब बाहर चले जाते हम लोग, सास-पुतोह जो थे ना, हम लोग माँ-बेटी की जैसे रहते थे। हर जगह साथ में जाते थे, घूमते तो सब बोलते थे कि ये लोग सास-पुतोह से ज़्यादा माँ-बेटी लगती हैं। हर चीज़ शेयर करना, बात करना। लेकिन मेरा अभाग्य है कि उनका साथ मेरा नहीं रह पाया। मेरी जो छोटी बेटी 5 महीने की थी तब उनका एक्सीडेंट हो गया, 1-2 देहांत। साल के दरमियान में आप यहाँ आए और डेथ कर बस गए आपकी। उनका भी डेथ हो गया और मेरी माँ भी मतलब वो भी डेथ कर चुकी। तो आपकी मैं, अपनी माँ। जी, अपनी माँ, उनका भी पैरालिसिस हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया अचानक। तो मैं एक गार्जियन स्वरूप, मुझे मेरी ज़िंदगी में जो मुझे सपोर्ट एक लेडीज़ का मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। ऐसी मतलब मेरे साथ ज़िम्मेदारियाँ आ गई, वो जो मैं एक घर की अपने मायके में छोटी थी, मुझे कुछ नहीं आता था, घर परिवार की ज़िम्मेदारी को कैसे निभाना है, क्या करना है। उस दरमियान मैंने जो सीखा और अपने आप को मैं उसमें ढाली, तो मुझे बहुत कुछ मतलब सहना पड़ा। तो वो चीज़ को फिर भी मैं ये करके मैंने सँभाली अपने आप को और घर परिवार में सबको मैंने सँभालने की कोशिश की। अभी तक जारी है, आप देख रहे हैं मैं बाहर का काम से लेकर घर के में, मैंने इस दौरान मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा। आप इस घर में कई सारी चीज़ों को देखे हैं, बोलते-बोलते आप काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हो जा रहे हैं। कह रहे हैं मेरी सास, मेरी माँ भी डेथ की है। ये सवाल शायद पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हमको कह रहे थे। ये सवाल आप बोलिएगा तो हम ये सवाल ज़रूर पूछेंगे। अ, कुछ लोग सोशल मीडिया में लिख रहे थे कि आपके पति दारू पीते हैं, अभी भी पीते हैं। अब हम लोग वो जानना चाहते हैं कि ये सब चीज़ आप जानते हुए भी लगातार आप समाज में बोलते हैं कि दारू नहीं पीना चाहिए। आप कैसे कंट्रोल किए? अभी लोग बोलते हैं कि नहीं पीते हैं, कुछ लोग बोलते हैं पीते हैं, सोशल मीडिया में लिखते हैं। मैं आपके पास आज पूरा दिल खोल के सच बात बताना चाह रही हूँ। मेरी लाइफ 2 साल बहुत ही स्थिति दयनीय खराब स्थिति थी। मैं बता दूँ, मैं जीना ही नहीं चाहती थी, इस तरह मेरी स्थिति हो गई थी। मेरा परिवार 2 साल ऐसे मतलब झेला है। हाँ, ये सच बात है। मेरे पति, मैं जब शादी होके आई थी, मेरे पति ड्रिंक नहीं करते थे।
फिर कुछ साल हुआ जब ये रिटायर्ड शादी हुए। तक जब नहीं, शादी वो लग ड्रिंक नहीं करते थे। नहीं करते थे। नहीं करते थे। लेकिन बाद में पता नहीं उनके साथ ऐसी कुछ घटना हुई थी आर्मी में उनके साथ, तो धीरे-धीरे इनका एक मतलब आदत बन गया। ऐसा आदत बन गया, और आपको पता ही है, हम भी अफसर रह चुके थे उस दरमियान इनका ड्रिंकिंग लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। ये खुद भी पीने लगे और इनके साथ जो जाने लगे आस-पास के, मैं बोलूँ वातावरण भी, मतलब मैं किसी के ऊपर दोष नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग भी इनका सपोर्ट करने लगे। तो मुझे खुद खराब लगने लगा कि मैं इतना झेल रही हूँ, और मैं आपको बता दूँ, मैं इनको ठीक करने के लिए मैं पूजा-पाठ से लेके हर व्रत उपास जो मुझे लोग बोलते थे मैं करती थी। यहाँ तक कि मैंने 3-3 बार इनको नशा मुक्ति केंद्र में भी दिया था। ये सच बात है। आज मुझे अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि ये 2 साल से एक बूंद भी ड्रिंक नहीं करते हैं, और मुझे इन पर अभी कोई चिंता नहीं लगती है कि ये कहाँ है, क्या नहीं, क्योंकि मुझे इस पर विश्वास हो गया है। और ये खुद भी बोलते हैं कि अगर शायद तुम नहीं होती, दूसरी कोई होती, तो मैं उनको कब का छोड़ दिया होता। और सही में ये जिस तरह उस टाइम मेरे साथ हुआ था, शायद दूसरी अगर कोई लेडीज होती तो वो कब छोड़ के चली जाती। लेकिन वो सारा चीज को झेल के मेरे बच्चे उस टाइम बहुत रोते थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब हम लोग काफ़ी ज़्यादा भावुक हो चुके हैं, क्योंकि बहुत पीछे की कहानी सुना रहे हैं मैडम। लेकिन फिर भी मैंने संघर्ष जारी रखा। मेरे परिवार में मेरे देवर जो कुलदीप कुमार महतो, और एक मैं 3 जन का मतलब शुक्रगुजार हूँ। एक कमलेश रजर, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये कहीं भी रहते थे, पूरे खोजबीन करके कहाँ है, क्या कर रहे हैं, हम लोग घर लेके आते। मैंने इनका दिमागी हालत उस टाइम ऐसा हो गया था कि मैं क्या झेलूं। लेकिन उस टाइम भी सब लोगों ने मुझे ट्रोल किया कि आपका पति बेवड़ा है। एक तो सोशल मीडिया में भी कुछ पत्रकार, मैं बोलना चाहूंगी, वो लोगों ने मुझे ट्रोल किया। किसी ने ये नहीं कहा कि आप कैसे झेल रही हैं, उनको ठीक कैसे कीजिए, किसी ने नहीं बोला। लेकिन मैंने हिम्मत किया, और हिम्मत करके इस मुकाम पे मैं पहुंची कि आज मैं उनको ठीक कर पाई। बस मैं भगवान से ही विनती करती हूँ कि किसी के साथ अगर ऐसी घटना हो तो उस महिला को ट्रोल मत कीजिए, उसका आप साथ दीजिए। मतलब उस चीज को मैंने झेला है। मेरे बच्चे हमेशा रोते थे, घर में एक अशांति का वातावरण फैला हुआ रहता था। मैंने हर चीज को झेल के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। कोई कहता है कि हाँ उसके पास पैसा है, पावर है, कुछ भी बोल रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस चीज को मैंने उस 2 साल को मैंने कैसे झेला है। मेरे बच्चे हमेशा रोते रहते थे, मम्मी ये सब क्या हो रहा है घर में, और सारा चीज घर बाहर हर चीज को मैं मैनेज करके, यहाँ तक कि आंदोलन में मैं बता दूं, रांची विधानसभा में एक घेराव हो रहा था जो जेबीकेसी संगठन के द्वारा। उस टाइम मेरे पति, आपको बता दूं, नशा मुक्ति केंद्र में थे। फिर भी मैंने उस चीज को भूल के मैं संगठन का साथ दी। हर चीज मुझे लगा कि नहीं, आगे अगर निकलना है तो सब कुछ देख के, और अपने परिवार को इसी में सीमित रखूंगी, और जिस लाइन में मैं पहुंच चुकी हूँ उसमें सबका साथ देना जरूरी है। तो मैं अभी भी, देखिए, मेरे पास ऐसे बहुत सारी महिलाओं का फोन आता है, कॉल आता है कि मेरे पति दारू पी के झगड़ा कर रहे हैं। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, पहले आप उनको ठीक कराने का कोशिश कीजिए, आप पहले हिम्मत रखिए, आप दूसरों को मत दोष दीजिए। मेरे साथ भी ऐसा होता था उस टाइम। मैं कभी कभी जोश में इनके दोस्तों यारों को मैं बोलती थी कि आप लोग क्यों इसके साथ पी रहे हैं, खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, तो आप लोग को समझाना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी थे कि इनका सपोर्ट करते थे। मैं चाहकर भी नहीं बोल, फिर मैंने अपने आप को किया कि नहीं, दूसरों को नहीं, मुझे इन्हीं को ठीक करना है, ये ठीक रहेंगे तभी ठीक हुआ। फिर इन्होंने रियलाइज किया वो चीज कि नहीं, मुझे ठीक होना है। ये मुझे बोलते थे हमेशा उस दौरान भी कि नहीं, मुझे कुछ भी दो, दवाई दो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे आदत से छुटकारा दो। मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं उनको उस टाइम क्या हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उस चीज को हम लोगों ने झेला है, मेरे परिवार ने झेला है, मेरे बच्चों ने झेला है। मैं नहीं चाहूंगी कोई किसी का घर बर्बाद हो। तो जो भी इस तरह मतलब ड्रिंक करते हैं, सोच समझ के अपने परिवार की जिंदगी को देख के कीजिए, क्योंकि ये चीज बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है उस चीज को झेलना। और सारी चीज झेल कर आगे बढ़ते हैं तो आप में वो हिम्मत होनी चाहिए।
उस दौर में मैडम हम लोग सुने हैं कि आप जिला परिषद भी थी, राजनीतिक भी है, घर गृहस्थी भी देखना है, और सुने थे कि जिला परिषद रहते-रहते आपको इस्तीफा भी, ऐसा दौर आया था कि आपको इस्तीफा तक भी देना था। लोगों से आप बातचीत कर रहे थे कि मेरे पति दारू पीते हैं तो हमको इस्तीफा भी देना है। क्या बात, ये सच्चाई, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, इस्तीफा का बात ऐसे नहीं, ये गलत अफ़वाह फैलाया गया था। मैं आपको बता दूँ वो घटना किस तरह से हुई थी। मेरे गाँव में एक मुर्गा लड़ाई का प्रोग्राम किया गया था। उसमें जो कागज़ बनाया गया था, उसमें लिखा गया था जे इतना प्राइज़ का ये क्या इंग्लिश का जो दारू का नाम रहता मुझे पता भी नहीं, 3-4 पुरस्कृत वैसा था। तो मैंने जो आयोजन कर रहे थे, गाँव के ही कुछ लड़के थे, मैंने कहा ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? आप खेल कराइए, फुटबॉल कराइए, क्रिकेट कराते, हम लोग आपको साथ देते। ये अब नया आप मुर्गा लड़ाई के क्यों कर रहे हैं? तो इसका मैंने विरोध किया तो बहुत लोग ने देखते हैं कैसे बंद कराते हैं। उस टाइम ये ड्रिंक कर रहे थे और ऐसा अफ़वाह फैलाया गया कि नहीं जिला परिषद और इनके पति ने ही हमें आदेश दिया है तभी हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे ये बात बहुत चुभ गई और सारी महिलाएं मेरा सपोर्ट करने लगी कि नहीं आपके रहते ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे हस्बैंड लोग वहीं पे जाके ये करेंगे और ड्रिंक करेंगे। और आप देख रहे हैं कि फाइल पूरा मतलब लिखा हुआ है पेपर में कि फाइल प्राइज दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अब मेरे ही घर के आसपास ऐसा होगा तो मुझे थोड़ा सा भी मतलब बहुत खराब लगने लगा। तब मैंने हमारी जो चेयरमैन शारदा सिंह मैडम, पहले तो मैंने थाना में आवेदन दिया, थाना ने कोई सुनवाई नहीं की, यहाँ तक कि उन्होंने पीसीआर भी नहीं भेजा। तब मैंने पूरे गांव में खुद अकेले जाके सारी लेडीज को जागरूक किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप लोग क्या होने दीजिए। बोला नहीं आप लोग सब चलिए। सब भी लेडीज ने मेरा साथ दिया और तब जाके चेयरमैन मैडम को हमने बात कहा कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा सम्मान का बात है, आप मेरा साथ दीजिएगा तब कि नहीं। फिर हमारी शारदा सिंह मैडम ने डायरेक्ट धनबाद के डीएसपी सर या एसएसपी को फोन लगाया, फिर उनको फटकार लगाई थाना प्रभारी, उस टाइम पंकज वर्मा की कोई थे। फिर उन्होंने पीसीआर लेके भेजा, तब जाके हम लोगों ने ये मुर्गा लड़ाई बंद किया। तब ये अफवाह फैलाया गया था कि ये पति इसका परेशान कर रहा है इसलिए रिजाइन दे रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। उस टाइम गलत अफवाह फैलाया गया था। हाँ मैंने बहुत कोशिश की इनको सुधारने की और वो अभी खुद स्वस्थ हैं और 2 साल से मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने रियलाइज किया और अपने आप को इन्होंने एक सही मायने में अपने आप को फिट किया और अभी ये स्वस्थ उस हैं दौर, और नहीं उस ड्रिंक समय कर को भी हम लोग जानना चाहेंगे कि कैसे दारू छुड़वाए थे आप अपने पति का? सुनने में आया था कि आप नशा मुक्ति केंद्र उनको भेजे थे, 1-2 महीना वहाँ रहे थे। काफ़ी ज़्यादा ये भाग-दौड़ कर रहे थे कि हम वहाँ से किस तरह से निकल जाएँ। हम लोग एक वीडियो भी देख रहे हैं तो वहाँ एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, गूगल में डाला हुआ है। जी। कैसे उस समय को देख रहे थे, किस सिचुएशन से कैसे मतलब न इनका नशा छुड़वाए थे? ये बताइएगा। जी, पहले तो मुझे किसी ने आइडिया नहीं दिया था कि आप यहाँ ले जाइए नशा मुक्त केंद्र। मैंने खुद ही ऐसे गूगल में सर्च करने लगी कि मैं इनका आदत मैं कैसे सुधारूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इस तरह का घर का माहौल एक देखिए खराब होगा तो ऑटोमेटिक आप अगर कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो उसका इलाज के बारे में आप ज़रूर सोचिएगा। कोई बीमार अगर होता है तो उसके इलाज के बारे में आप किसी भी तरह सोचिएगा, आपके पास पैसा हो, धन हो, नहीं हो, कहाँ ले जाए। तो मेरे घर में शांति नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिक हम सोचते ही रहते थे गूगल में कि क्या करें, ऐसा चीज़ क्या करें, पूजा पाठ जो भी क्या बोले ओझा-ओझा सब कुछ इनका जो बोलते हैं बामों और मरमना हर ये भी बोलते थे हम तुम कुछ भी करा मैं छोड़ना चाहता हूँ। मतलब वो सारी चीज़ें मैं करने लगी। फिर अचानक गूगल में मैंने देखने लगी कि नशा मुक्त केंद्र के बारे में, तो फिर मैंने एक जगह दिया। अचानक फिर वो मैंने उस टाइम भी पूरा नशा में थे, यहाँ तक कि मैंने पुलिस को भी अपने घर बुला लिया था इनकी हरकतों के चलते। लेकिन क्या बोले फिर 3 बार ऐसा हुआ, आए फिर कुछ दिन नहीं लेने लगे, 1-2 महीना फिर स्टार्टेड हो गया, फिर मैंने ऐसे कर करके 3 बार इनको मैंने नशा मुक्ति केंद्र में डाला। तो कहाँ मैंने भेजे थे वो जगह? जी इधर कोई बाहरी था, पुरुलिया साइड या कुछ था, बस यही यही सब था। तो वो गाड़ी आए इनको उठा के ले चला जी, गया? उन डायरेक्ट गाड़ी आती है और उनको उठा के मुझे उस टाइम बहुत खराब लग रहा था, मैंने उस सिचुएशन में उनको भेज रही थी, लेकिन मुझे इनको ठीक करना था और ये भी चाह रहे थे कि मैं ठीक हूँ, लेकिन एक अलग वातावरण में घर से दूर, ना फ़ोन कॉल में बात होता था, ना किसी तरह, लेकिन मैं ही मतलब रह नहीं पाती थी जे पता नहीं क्या हो रहा है, उनके साथ कैसा हो रहा है, क्या नहीं, खाना मिल रहा है ठीक से नहीं, मैं रह नहीं पाती थी। मैं कमलेश जी यहाँ पे साथ में, कमलेश को मैं बोलती थी जाइए भैया को देख के आइए, मैं अपने देवर को बोलती थी जाइए वो कैसे हैं ले आइए।
तो एक 3 महीना का कोर्स होता है। कोर्स से पहले मैं 1 महीना बाद ही मैं ही खुद पहुँच जाती थी और फिर मैं किसी तरह करके इनको ले आती थी। इस तरह करके 3 बार मैंने इनको भेजा और मैं सबका इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने वो चीज़ को समझा और अभी 2 साल हो गया वो ड्रिंक नहीं करते। अगर अभी की बात करें वर्तमान स्थिति की, तो अभी आप गृहिणी भी है, आपके बाल-बच्चे भी हैं, एक छोटा देवर भी है आपका, उनका भी पत्नी शायद नौकरी करते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। इतने सारे मेंबर हैं, आपके सास पहले ही डेथ कर चुके हैं, ससुर हैं, वो भी शायद काफ़ी ज़्यादा अस्वस्थ, काफ़ी कमज़ोर हैं, वृद्ध हो चुके हैं। मतलब कि इतना परिजन है इस घर में, इतने लोग हैं, कैसे कामकाज को देखते हैं? क्योंकि आप ही एक महिला हैं, सारा कामकाज आपको देखना पड़ता है। जी, पहले तो बहुत दिक्कत हो रही थी। जब जिला परिषद में आई तो घर में मैंने रखी है, एक काम करने के लिए आती है जो झाड़ू पोछा लगाती है, लेकिन कभी-कभी वो भी बीमार पड़ती है, इंसान है और वो भी मतलब कभी-कभी बीमार पड़ती नहीं आती, तो सारा चीज़ फिर उस टाइम मुझे करके यार मुझे अगर जाना है तो किसी तरह हमको चाहे कोई आए मेरे घर में काम करे नहीं, लेकिन सारा काम मुझे मैनेज करके निकालना पड़ता है। मतलब शरीर भी कभी-कभी थक जाते हैं, मन नहीं करता है कि अब घर से बाहर निकले सारा काम करके। पर्व त्योहार का माहौल आप जान ही रहे हैं कि घर में आप कितना भी किसी को रख लीजिए काम करने के लिए, लेकिन घर का गार्जियन से आप काम नहीं देखिएगा तो काम ढंग से नहीं होगा। तो इसी तरह मुझे हर काम देखना पड़ता है, बच्चे के स्कूल का फीस से लेकर बच्चे का पेरेंट्स मीटिंग सारा चीज़, ये तो नहीं कर पाते हैं सारा चीज़, मैं सारा चीज़ देखती हूँ। घर का राशन क्या खत्म हुआ सारा लिस्ट बनाना, ये आशीष जी भेजना। कभी आपके पति कभी ये चीज़ नहीं नहीं, देखते ये हैं? सब चीज़ से दोनों भाई मैं बता दूँ दोनों भाई ये सब चीज़ से नहीं कोसों देखते हैं। दूर रहते हैं। मैं ही कभी-कभी मतलब गुस्सा आ जाता है कि आप लोग परिवार बसाए हैं, तो आप लोग परिवार में कम से कम ये सब तो काम कीजिए, पत्नी किसके ऊपर, तो इसमें खिचर-पिचर लड़ाई हम लोग में इस होती राशन रहती का है। लिस्ट भी लिखना हो तो आप जी, ही को तो लिखना हम ही होता है। लिखते हैं कहाँ क्या शादी घर में किसको क्या गिफ्ट देना है, जैसे रिलेटिव घर में शादी हुआ, तो ये लोग बोलते हैं कुछ भी गिफ्ट लेके, तो ऐसा नहीं होता है, रिलेटिव का आप जान रहे हैं, उसको कुछ अच्छा सामान दें, तो वो सब सारा चीज़ मतलब मैं घर की बड़ी हूँ, मेरे ससुर जी पूछते हैं कि किसको क्या देना है, सारा ज़िम्मेवारी मेरे ऊपर, सारा चीज़ को मैं देखती हूँ, बच्चों का कहाँ एडमिशन कराना है, क्या करना है, मतलब पापा को बोलने से पहले मुझे मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी यहाँ बच्चों को एडमिशन लेना। फीस भी अगर स्कूल में देना है तो वो भी आप ही? मैं ही करती हूँ या मैं ही पहुँचती हूँ या किसी के ज़रिए कमलेश जी हैं ये पहुँचाती है, मेरा देवर, या मैं खुद चली जा पेरेंट्स मीटिंग में ज़्यादातर मैं ही जाती हूँ। मेरे बच्चे बोलते पापा को मत भेजिए आप ही जाइए। मतलब पापा बाद में बोला जाता है, मतलब बेटा पापा को तो बोलो, नहीं पहले आप बोलिए। मतलब इस तरह का हर चीज़ घर, बच्चा सब कुछ देंगे, यहाँ तक कि मैं बोलूँ इनका भी कभी-कभी जो शॉपिंग करना पड़ता है कपड़ा का मैं ही कर लेती हूँ। मतलब बोलते मेरे पास टाइम नहीं है तुम ही कर लो। कैसे हैंडल कर लेते हैं इतने सारी चीज़ों को? बहुत बच्चा देखना, मतलब घर, बहुत सारा चीज़, दिक्कत आती खाना है। बनाना है, लिस्ट बनाना है, किसी को शर्ट पैंट भी खरीदना है तो वो आप ही को करना है। इतने सारी चीज़ों को हैंडल कैसे कर लेते हैं? बहुत मुश्किल होता है मुझे तो कभी-कभी मतलब काम क्षेत्र भी ज़्यादा देखना रहता है, है। मैं खाना ही छोड़ देती हूँ उस टाइम, कुछ भी चाय नाश्ता करके रह जाती हूँ। लिस्ट बना जैसे पर्व त्योहार, अभी जितिया पर्व आ रहा है, तो जितिया पर्व में आप जा रहे हैं, निर्जला व्रत 2 दिन का किस तरह रहता है, सोम, मंगल, बुध, तो घर का साफ-सफाई से लेके कपड़ा से लेके, भले मैं बाहर के लिए जिला परिषद हूँ, लेकिन घर के काम जो घरेलू महिला करती है वही मैं करती हूँ। बस बाहर दिखावटी कि हाँ मैं ड्रेसअप में आ रही हूँ ऐसी बात नहीं है, घर में मुझे कभी झाड़ू पोछा बर्तन सभी करना पड़ता है। मैं इनको कभी बोलती हूँ आप सिर्फ बाहर का चाक चौबंद का वीडियो बनाते, कभी जब हम काम करते हैं उसका भी वीडियो बना के भेजा कीजिए। कुछ तो रील्स हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं, कभी-कभी आपका मदद कर देते हैं खाना वगैरह बनाने में, हम लोग वो रील्स कभी ऐसे। कभार, आजकल वो खुद शौकीन हो गए हैं, जब अफसर में थे तो हाँ ये पहले करते थे, मैं ये नहीं बोलूँगी, पहले मेरा हेल्प करते थे क्योंकि घर में कोई ऐसी काम वाली हम लोग नहीं रखे थे, तो मेरा झाड़ू से लेकर बर्तन सब कुछ मैनेज कर देते, हेल्प करते थे, क्योंकि बच्चे उस टाइम मेरे बहुत छोटे थे, 2-3 साल के, और बच्ची मेरी छोटी थी उस टाइम, मेरी सास का देहांत हुआ था, तो उस टाइम के जब अफसर ग्रेड में आ गए हैं तो एक शरीर में बोला अस्वस्थ आलसीपन आ गया, तब से नहीं करने लगे, बाकी सभी टाइम ये मदद किए हैं मेरा। कुलदीप जी, आपकी पत्नी भी नौकरी करती है, घर में नहीं रह पाती है, बाहर में ज़्यादा समय दे पाती है, तो घर में आपकी एक भाभी है और वही सारा काम-काज को देखती है, बाल-बच्चों को भी देखना है, घर के लिए खाना भी बनाना और क्षेत्र की समस्याओं को भी देखना है। क्षेत्र में आए दिन समस्याओं पर पहुँचती भी है मैडम, तो क्या कैसा लगता है कि पूरे परिवार को समेट के रख पाती है?
देखिए ये बड़ा ही गर्व का बात है, क्योंकि देखिए हम भी सरकारी नौकरी करते हैं, झारखंड सरकार में मैं एम्प्लॉय हूँ। और मेरे जो बड़े भैया थे अभी नहीं है, तो वो भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे। और मेरे जो मंझले भैया हैं वो भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे। और मेरे पापा भी जो है वो रेलवे के एम्प्लॉय थे। तो हमारा पूरा, और मेरी जो पत्नी है वो भी रेलवे में अकाउंटेंट के पद पर आसीन है। सारे लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और झारखंड सरकार में हम लोग एम्प्लॉई हैं। तो मेरे फैमिली में एकमात्र एक ऐसी सदस्य थी जो पूरी तरह से हाउस वाइफ थी, तो वो हमारी भाभी थी। तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता था कि सारे लोग अपने अपने पहचान बनाएं, और मेरी भाभी जो है घर में इसकी पहचान कहीं ना कहीं गुमनाम हो गई है। तो हम लोग ऐसे ही आपस में जब कभी बैठते थे तो चर्चा करते थे कि सब लोग कुछ ना कुछ करें, भाभी आपको करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं देखिए आप रिश्तों को संभाल रहे हैं, बच्चे संभालते हैं, घर संभालते हैं। तो हमको लगता है कि बाहर को भी आप संभाल सकते हैं, आप ट्राई कीजिए, आपका खुद का एक पहचान होना चाहिए, एक वजूद होना चाहिए। तो भाभी को ये सब चीजों पे पहले बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता था। वो बोलती थी कि नहीं, मेरा बच्चा मेरा पति तक ही हम सीमित रहना चाहते हैं। लेकिन इसी तरह से हम लोग मजाक सजाक खाने के टेबल पे बैठते थे, या ऐसे मजाक सजाक होता था, बातें होती थी, तो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट लगा। और भैया का भी काफी सपोर्ट रहा उनके प्रति, और हम लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया। तो उस वजह से वो बाहर जाया करती थी, और बड़ा ही बेहतर तरीके से जो है संतुलन बनाए के रखी है, क्योंकि वो घर को भी देखती है। जैसे मेरे पापा बीमार रहते हैं, और मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ एक तरह से कि मेरी पत्नी नौकरी करती है, तो चूंकि वो धनबाद में रहती है, वो उतना आ नहीं पाती है। तो कभी कभी हमको भी टेंशन में लगता था कि मेरी भाभी बोलेगी कि मैं अकेली एक बहू हूं, मैं क्यों अकेले जिम्मेदारी लूं, घर को मैं अकेले क्यों देखूं, मेरी पत्नी तो रह नहीं पाती है। तो मुझे बीच में ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं लड़ाई का स्कोप है। लेकिन जिस तरह से भाभी जो है बहुत चीजों को संभालती है, घर को भी संभालती है, और हमको भी बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने बच्चों और अपने परिवार को देखिए, नौकरी में उतना समय नहीं मिल पाता है, मैं घर देख लूंगी। तो ये उनके तरफ से ये जवाब आना किसी भी इंसान को महान बनाता है। तो पापा मतलब पापा को भी देख लेते हैं, घर भी देख लेते हैं, और हम भी कभी घर आते हैं तो हमको ये फील नहीं होता है कि हमको भी देखने वाला कोई नहीं है। तो बहुत अच्छा से करती है, और हमारे जितने भी रिलेशन जो रिलेटिव आते हैं उन लोगों को भी देखते हैं, बहुत अच्छा से वो ट्रीट करती है। और बाहर में जिस तरह से करते हैं उसको तो मैं बहुत ज्यादा उनके साथ नहीं रह पाता हूँ, देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से ही देख पाता हूँ कि हर जगह को पहुंचती है, लोगों के समस्याओं को सुनती है, और जितना होता है वो करती है। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है।